नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग इंडियन इकोनॉमी को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने टैक्सेशन वाले चैप्टर को शुरू किया था। तो चलिए इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेज इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। तो देखिए, हर नागरिक का फर्ज है अपनी कमाई का हिस्सा देश का विकास में देना और इसी रेस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है डायरेक्ट टैक्स। जब सरकार सीधा व्यक्ति के इनकम पर टैक्स लगाती है बिना किसी मध्यस्थ के, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। और ऐसे कई डायरेक्ट टैक्सेज होते हैं जो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है। तो चलिए एक एक करके ऐसे ही टैक्सेज को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला और सबसे कॉमन डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स। ये एक ऐसा टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली आपके इनकम पर लगाती है। अगर आप सैलरी कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या किसी और सोर्स से इनकम हो रही है तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ सकता है। बस कंडीशन ये है कि आपका इनकम एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो। यानी कि इनकम टैक्स इंडिविजुअल इनकम पर लगाया जाता है। हर व्यक्ति, पार्टनरशिप फर्म या कंपनी के इनकम के बेसिस पर अलग अलग रेट्स अप्लाई किए जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, इनकम टैक्स का नेचर होता है प्रोग्रेसिव। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है आपको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ता है। लोअर इनकम वालों पर कम टैक्स रेट लगता है, जबकि हाई इनकम अर्नर्स को हायर टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ता है। इससे इकोनॉमिक इक्विटी मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है, इट एक्सक्लूड्स एग्रीकल्चरल इनकम। तो दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन ये है कि एग्रीकल्चरल इनकम पर इनकम टैक्स नहीं लगता। इंडिया में एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स फ्री रखा गया है। ये सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आता है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लगा सकती। तो दोस्तों, ये था इनकम टैक्स का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टैक्स पे। तो अब हम बात करेंगे कॉरपोरेट टैक्स की। तो देखिए, इट इज लेविड ऑन कंपनी प्रॉफिट्स। यानी कि कॉरपोरेट टैक्स कंपनी के प्रॉफिट पर लगता है। और हाँ, यहाँ पे एक बात समझना ज़रूरी है, कंपनी को लॉ के अंडर एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है। यानी कंपनी की इनकम उसके शेयर होल्डर्स या ओनर से अलग होती है। इसलिए कंपनी खुद अपने नाम से टैक्स पे करती है, बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह। नेक्स्ट पॉइंट है, इट अप्लाइज टू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट रजिस्टर्ड कंपनीज। तो देखिए, ये टैक्स पब्लिक और प्राइवेट दोनों रजिस्टर्ड कंपनीज पर इक्वली अप्लाई होता है। चाहे वो एक बड़ा लिस्टेड कॉरपोरेशन हो या छोटी प्राइवेट फर्म, अगर वो रजिस्टर्ड है और प्रॉफिट कमा रही है तो कॉरपोरेट टैक्स देना पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड बिजनेसेस पर यह टैक्स डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इंक्लूड्स सरचार्ज एंड सेस। तो दोस्तों, कॉरपोरेट टैक्स के अलावा कंपनीज को अपने टैक्स लायबिलिटी पर सरचार्ज और सेस भी देना पड़ता है। सरचार्ज तब लगता है जब कंपनी का इनकम सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, और सेस जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन सेस स्पेसिफिक गवर्नमेंट पर्पजेस के लिए लिया जाता है। इन दोनों का बर्डन भी कंपनी पर ही होता है। तो दोस्तों, ये था कॉरपोरेट टैक्स का एक फुल ब्रेकडाउन। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टैक्स पे। अब हम बात करेंगे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के बारे में। तो देखिए, बहुत सी कंपनीज अकाउंटिंग लूपहोल्स के थ्रू अपना प्रॉफिट दिखाते हुए भी टैक्स नहीं देती थी। ऐसे केसेज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने मेट का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे पहला पॉइंट है, इट इज इम्पोज्ड ऑन कंपनीज दैट अवॉइड टैक्स डिस्पाइट प्रॉफिट्स। तो दोस्तों, ये उन कंपनीज पर लगाया जाता है जो प्रॉफिट कमाने के बावजूद किसी अकाउंटिंग टेक्निक के जरिए अपनी टैक्सेबल इनकम को जीरो या बहुत कम दिखा देती है। यानी पेपर लॉस या नेग्लिजिबल प्रॉफिट शो करके वो लीगली टैक्स देने से बच जाती थी। लेकिन मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स ने इस लूपहोल को क्लोज कर दिया है।
नेक्स्ट पॉइंट है इट एंश्योर्स पेमेंट ऑफ ए मिनिमम टैक्स, यानी कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का बेसिक पर्पज है कि हर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी चाहे जितने भी एग्जम्पशंस या डिडक्शंस क्लेम करे एक मिनिमम टैक्स पे करना ही पड़ेगा। इससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी सिक्योर होती है और टैक्स इवाजन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ये एक फेयर कंट्रीब्यूशन इंश्योर करता है। तो दोस्तों ये था मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट डायरेक्ट टैक्स पे। अब हम बात करेंगे एक ऐसे टैक्स की जो एसेट्स बेचने पर मिलने वाले मुनाफे पर लगता है, और वो है कैपिटल गेन टैक्स। यहाँ पे पहला पॉइंट है इट इज़ लेविड ऑन प्रॉफिट्स फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो देखिए ये टैक्स सिर्फ कैपिटल गेन्स पर लगता है, यानी आपने जो खर्चे करके एसेट खरीदा था और उसके सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो वो आपका कैपिटल गेन बन जाता है। गवर्नमेंट उसी मुनाफे पर टैक्स लगाती है। कैपिटल एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, म्यूचुअल फंड जैसे चीज़ें शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कैपिटल गेन्स दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ये क्लासिफिकेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि एसेट को बेचने से पहले आपने उसे कितने टाइम तक होल्ड किया था। होल्डिंग पीरियड के बेसिस पर ही टैक्स रेट भी अलग होता है। यहाँ पे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की। तो देखिए अगर आप किसी कैपिटल एसेट को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होल्ड करते हैं, जैसे शेयर्स को 1 साल के अंदर या प्रॉपर्टी को 2 साल के अंदर बेच देते हैं, तो जो प्रॉफिट होता है उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इसका रेट लॉन्ग टर्म से जनरली ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में। तो दोस्तों अगर आप एसेट को लंबे समय तक होल्ड करके बेचते हैं, जैसे शेयर्स को 1 साल के बाद या प्रॉपर्टी को 2 साल के बाद, तो उस मुनाफे पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इस पर टैक्स रेट कंपैरेटिवली कम होता है। तो ये था कैपिटल गेन टैक्स का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टैक्स पे। तो अब हम बात करने वाले हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के बारे में। तो देखिए ये टैक्स अब एबोलिश हो चुका है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। सबसे पहले समझते हैं डिविडेंड क्या होता है। तो देखिए जब कोई कंपनी अपना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के साथ बांटती है, यानी इन्वेस्टर्स को उनके इन्वेस्टमेंट के बदले कुछ रिटर्न देती है, तो उस रिटर्न को ही कहते हैं डिविडेंड। ये एक तरह का बोनस या रिवॉर्ड होता है जो आपको शेयर्स के बदले मिलता है। तो देखिए इट वाज इम्पोज्ड ऑन कंपनीज बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड्स। तो दोस्तों ये एक ऐसा टैक्स था जो कंपनीज के ऊपर लगता था जब भी वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती थी। यानी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने से पहले ही कंपनी को एक सर्टेन परसेंटेज टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देना पड़ता था। यहाँ पे एक बात याद रखें, इसका बर्डन कंपनी के ऊपर होता था, ना कि इन्वेस्टर के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है नाउ डिविडेंड टैक्स इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। तो देखिए 2020 के यूनियन बजट के बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को एबोलिश कर दिया गया है। अभी के समय में डिविडेंड पर टैक्स कंपनी नहीं बल्कि शेयर होल्डर खुद पे करता है अपने इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग। यानी डिविडेंड आपकी पर्सनल इनकम का पार्ट बन गया है और उस पर टैक्स आपके ऊपर है। तो दोस्तों ये था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का एक फुल ब्रेकडाउन। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टैक्स पे। अब हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में। तो देखिए इट इज़ इम्पोज्ड ऑन परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले हर बाय या सेल ट्रांजैक्शन पर लगता है। चाहे आप इक्विटी शेयर्स खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, हर ट्रांजैक्शन पे आपको ये टैक्स देना होता है। ये टैक्स ब्रोकर के थ्रू डायरेक्टली गवर्नमेंट को चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स भी कहते हैं। इसका मतलब है कि यह किसी प्रोडक्ट या इनकम पर नहीं बल्कि ट्रांजैक्शन के ऊपर लगता है।
इसका रेट अलग अलग सिक्योरिटीज और ट्रेड टाइप्स के लिए अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इफेक्ट्स कैपिटल गेन टैक्सेशन इनडायरेक्टली। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि इसका कैपिटल गेन टैक्सेशन पर इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। जो शेयर्स या सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के अंडर आती है उन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का ट्रीटमेंट भी अलग होता है। जैसे अगर आपने लिस्टेड सिक्योरिटी शेयर पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है तो आपको 1 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर एग्जाम्पशन मिलता है। तो दोस्तों ये था सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का एक बेसिक ब्रेकडाउन। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टैक्स पे। तो अब हम बात करेंगे इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में। तो देखिए आज के डिजिटल युग में जब ज़्यादातर सर्विसेज ऑनलाइन हो चुकी है तो टैक्स सिस्टम को भी उसी हिसाब से अपडेट करना पड़ा, इसीलिए आया इक्वलाइजेशन लेवी। ये टैक्स स्पेशली उन फॉरेन डिजिटल कंपनीज के लिए है जो इंडिया में सर्विसेज दे रही है लेकिन यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ पे पहला पॉइंट है इट अप्लाइड ऑन इनकम फ्रॉम डिजिटल सर्विसेज बाय फॉरेन कंपनीज, यानी कि ये उन फॉरेन डिजिटल कंपनीज पर लगता है जो इंडिया के यूजर से पैसा कमा रही होती है, जैसे गूगल, फेसबुक, अमेजन सर्विसेज etc। इसका मतलब है जब कोई कंपनी इंडिया में डिजिटल सर्विस देती है पर उनका फिजिकल प्रेजेंस यहाँ नहीं होता तब भी उनके इनकम पर टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज एम्ड एट ऑनलाइन एड्स एंड बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल ट्रांजैक्शंस। तो देखिए शुरुआत में ये लेवी मेनली ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज पर लगाई गई थी। जैसे अगर कोई इंडियन कंपनी फेसबुक या गूगल से एड सर्विसेज लेती है तो उस पेमेंट पर इक्वलाइजेशन ये भी लगता था। बाद में इसको बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल ट्रांजैक्शंस तक एक्सटेंड कर दिया गया, जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या क्लाउड सर्विसेज के थ्रू मिलने वाली सर्विसेज। तो दोस्तों ये था एक सिंपल और क्लियर ब्रेकडाउन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली हमसे लेती है बिना किसी इंटरमीडियरी के, चाहे वो इनकम टैक्स हो, कॉरपोरेट टैक्स हो या कैपिटल गेन टैक्स। हर एक टैक्स का अपना रोल है इंडिया के टैक्स सिस्टम में। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्सेज इम्पोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो देखिए पिछले स्लाइड में हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से डायरेक्ट टैक्सेज लगाती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने लेवल पर कुछ डायरेक्ट टैक्सेज लगाती है, खासकर प्रॉपर्टी और प्रोफेशन से जुड़े हुए। इन टैक्सेज का रेवेन्यू डायरेक्टली स्टेट्स के डेवलपमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के काम आता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला स्टेट लेवल डायरेक्ट टैक्स है लैंड रेवेन्यू। ये टैक्स उन लोगों पर लगता है जो लैंड के मालिक हैं या जिनके पास उनका लीगल पोजेशन है। सिंपल भाषा में अगर आपके पास ज़मीन है, चाहे एग्रीकल्चरल हो या नॉन एग्रीकल्चरल, तो आपको लैंड रेवेन्यू देना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉपर्टी या फिर लैंड टैक्स, यानी कि इस टैक्स को कुछ जगहों पर प्रॉपर्टी टैक्स या लैंड टैक्स भी कहा जाता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका कलेक्शन का काम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या लोकल पंचायत के हाथ में होता है, यानी ये टैक्स स्टेट के थ्रू लोकल लेवल तक इम्प्लीमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि लैंड रेवेन्यू का यूज पब्लिक सर्विसेज में होता है, जैसे कि सड़क बनाना, स्ट्रीट लाइट्स लगाना, पानी की सप्लाई देना और सैनिटेशन मेंटेन करना। यानी जो टैक्स आप देते हैं उसका फ़ायदा आपको लोकल डेवलपमेंट के रूप में मिलता है। तो दोस्तों ये था लैंड रेवेन्यू का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टैक्स पे। यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट टैक्स है अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स। तो देखिए ये टैक्स अर्बन एरियाज के अंदर आने वाले रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज पर लगता है, जैसे फ्लैट्स, बिल्डिंग, शॉप्स, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेज etc। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स का कैलकुलेशन डिपेंड करता है प्रॉपर्टी के लैंड यूज पर, क्या वो रेसिडेंशियल है, कॉमर्शियल है या इंडस्ट्रियल। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेट यूजुअली कम होता है जबकि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पे ज़्यादा टैक्स लगता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये टैक्स स्टेट टू स्टेट वेरी करता है।
हर स्टेट अपने अर्बन लोकल बॉडीज को अथॉरिटी देता है कि वो अपने एरियाज के हिसाब से टैक्स रेट डिसाइड कर सके। इसलिए कोलकाता, मुंबई और दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स रेट्स अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज कलेक्टेड बाय लोकल बॉडीज। तो दोस्तों लैंड रेवेन्यू की तरह ही अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स भी लोकल बॉडीज के थ्रू ही कलेक्ट होता है। इसका यूज भी सिमिलर पब्लिक सर्विसेज के लिए किया जाता है। तो ये था अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स का एक फुल ब्रेकडाउन। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टैक्स पे। अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट डायरेक्ट टैक्सेज की जो स्टेट्स के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स के बारे में। तो टेक्निकली एग्रीकल्चर से होने वाले इनकम पर टैक्स लगाना स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आता है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कम स्टेट्स ही इसे इम्प्लीमेंट करती है। केरला एक एग्जाम्पल है जहाँ पहले एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लगता था, लेकिन ज़्यादातर स्टेट्स में ये टैक्स अब अप्लाई नहीं होता। अब बात करते हैं प्रोफेशनल टैक्स के बारे में। तो ये टैक्स सैलरीड प्रोफेशनल्स पर लगता है, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और इवन सैलरीड एम्प्लॉइज। ये टैक्स हर महीने आपकी सैलरी से डायरेक्टली डिडक्ट होता है और एम्प्लॉयर उसे स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करता है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में। तो देखिए, जब भी आप किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, जैसे रजिस्ट्री या सेल डीड, तो उस पर आपको स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने होते हैं। ये भी एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। स्टाम्प ड्यूटी यूजुअली प्रॉपर्टी के वैल्यू के परसेंटेज के रूप में होती है, जबकि रजिस्ट्रेशन चार्ज एक फिक्स्ड या परसेंटेज बेस्ड फी होती है। ये रेवेन्यू स्टेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली लैंड रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए। तो दोस्तों ये थे मेजर डायरेक्ट टैक्सेज जो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा लगाए जाते हैं। इनका प्राइमरी फोकस लोकल डेवलपमेंट, प्रॉपर्टी ओनरशिप और प्रोफेशनल इनकम पर होता है। इन टैक्सेज का बर्डन सेंट्रल गवर्नमेंट वाले टैक्सेज से अलग होता है और इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके शहर, जमीन और काम से जुड़ा होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने डायरेक्ट टैक्सेज को डिटेल में कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इनडायरेक्ट टैक्सेज को कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।